So before we go ahead to the next topic, we will have to very quickly revise radioactive decay law, क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा radioactive decay law के साथ एक लास्ट टॉपिक कनेक्टेड टॉपिक बाकी है, विच इज कॉल्ड एज मीन लाइफ. मीन लाइफ समझना है तो आपको पहले रेडियोएक्टिव डीके लॉ अच्छे से याद होना चाहिए. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल वेरी क्विकली रिवाइज व्हाट इज रेडियोएक्टिव डीके लॉ. तो रेडियोएक्टिव डीके लॉ, इट इज एक्सपेक्टेड कि अभी आपको इस स्टेज में रेडियो एक्टिविटी अच्छे से पता है. व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? द स्पॉन्टेनियस emission of highly penetrating and invisible particles from an unstable nuclei, और रेडियोएक्टिव तो बोलेंगे वैसे, फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लिया इज नोन एज रेडियोएक्टिविटी. तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कुछ पार्टिकल्स इमिट करते हैं, और जो पार्टिकल्स का इमिशन है ये ऑन इट्स ओन है, स्पॉन्टेनियस है. सो द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पार्टिकल्स कहाँ से? फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लिया इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी. पक्का? तो अभी हमको देखना है व्हाट इज रेडियोएक्टिव डीके लॉ. अभी अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो अनस्टेबल न्यूक्लिया है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेंट न्यूक्लिया, जिसका डीके हो रहा है. और वो पैरेंट न्यूक्लिया डीके होने के बाद जो न्यू न्यूक्लिया में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हो? डॉटर न्यूक्लिया. और हमने कल डिटेल में देखा कि कौन से टाइप के डीके हो सकते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके. अब क्वेश्चन ये है कि इन अ गिवन टाइम इंटरवल dt, हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरेंट न्यूक्लियाई विल डीके इनटू डॉटर न्यूक्लियाई. तो रेडियोएक्टिव डीके लॉ टेल्स यू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई dn decaying in time interval dt is directly proportional to the number of parent nuclei present at that time. सिर्फ इसी को लिखने का तरीका अलग होता है, बोलने का तरीका अलग अलग होता है. तो इन योर टेक्स्ट बुक दे से दैट द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल dt इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनचेंज्ड न्यूक्लियाई. अनचेंज मतलब ओरिजिनल वाला, मतलब पैरेंट न्यूक्लियाई की बात चल रही है वो. तो द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई disintegrating in a given time interval dt is proportional to the number of parent nuclei present at that instant of time. तो dn by dt is equals to lambda n, where lambda is called as decay constant या फिर disintegration constant. It is called as decay constant or disintegration constant. Disintegration constant. और अगर आपको पता होगा, याद होगा, if you remember, so it is called as decay constant or disintegration constant. And if you remember, हमने यहाँ पे एक माइनस साइन लगाया था, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ पैरेंट न्यूक्लियाई इज डिक्रीजिंग विद टाइम. और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में. तो हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया था dn by n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt. और एक बार आपने अगर वेरिएबल सेपरेट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप इज टू इंटीग्रेट. और लैम्डा कांस्टेंट है तो मैंने इसको आउटसाइड द इंटीग्रल रख दिया. एंड ऑफ कोर्स लिमिट्स के लिए एज यू नो कि जब टाइम जीरो था, मतलब इनिशियल टाइम, तब क्वांटिटी कितना था? n0. और जब टाइम t हुआ तो क्वांटिटी कितना बचा? n. पक्का? इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 यू हैव इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई n0, एट टाइम t इक्वल टू t यू हैव n न्यूक्लियाई. dn by n का इंडिकेशन होता है नेचुरल लॉग ऑफ n between limits n0 to n, माइनस लैम्डा इसका इंडिकेशन होता है t between limit 0 to t. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t माइनस 0. So therefore you have log of n by n0 equals to you have log of n by n0 equals to क्या आया? माइनस लैम्डा t. फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लॉग हटाना तो क्या करना पड़ेगा? एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा. तो टेक एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स. तो एक्सपोनेंशियल जब आप लोगे यहाँ पे, यू विल गेट n by n0 इक्वल्स टू e raised to माइनस लैम्डा t. तो n इक्वल्स टू n0 e raised to माइनस लैम्डा t. ये भी रेडियोएक्टिव डीके लॉ ही है. सिर्फ ये रेडियोएक्टिव डीके लॉ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट है, वहाँ पे तुमने इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव लिखा था. ये और ये देयर से इट इज मोर इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि ये तुमको बता रहा है इनिशियल क्वांटिटी के टर्म्स में. इनिशियल क्वांटिटी कितना था? n0. एंड देन इफ यू रिमेंबर, हमने ग्राफ प्लॉट किया था नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम. तो if you plot number of radioactive nuclei on y axis and time along x axis,
तो जब टाइम t इक्वल टू 0 है, इफ आई पुट t इक्वल टू 0 तो मुझे मिलेगा n इक्वल टू n0, मतलब इनिशियल जो नंबर था वो कितना था, n0, और वो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको। गुड। देन हमने डिफाइन किया था समथिंग कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम। क्या डिफाइन किया था हमने, हाफ लाइफ टाइम। अब मैंने आपको बताया था कि हाफ लाइफ टाइम हम डिफाइन क्यों करते हैं। सबसे पहले द इशू हियर इज कि ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ये डीके तो हो रहे हैं, मतलब ये पैरेंट न्यूक्लियाई न्यू न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है डॉटर में, करेक्ट। लेकिन इशू ये है कि ये एक साथ डीके नहीं होते, क्योंकि ये एक साथ प्रोड्यूस भी नहीं हुए थे। इट डिपेंड्स व्हेन दे वर प्रोड्यूस, तो जब प्रोड्यूस हुए थे उसके हिसाब से डीके होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, सारा का सारा एक साथ डीके हो गया। अगर वैसा होता तो वो हो गया होता, तो तुमको आज वो एलिमेंट मिलता ही नहीं। और दिस टेल्स यू कि ऐसा, इफ यू सी कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का जो क्वांटिटी है वो जीरो होने के लिए टाइम कितना लगता है, इन्फिनिटी। सो इट टेक्स रियली लॉन्ग टाइम फॉर एनी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई टू गो टू जीरो, मतलब वो पूरा क्वांटिटी डीके होने में टाइम लगता है इन्फिनिटी। पक्का। विच इज बेसिकली टेलिंग यू कि ऐसे न्यूक्लियाई कुछ पास्ट में रहे होंगे जो रेडियो एक्टिव थे, आज नहीं है, आज उसके ट्रेसेस ही नहीं है क्योंकि वो डीके हो गए, बट दे वर प्रोड्यूस लॉन्ग 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 बैक। तो क्योंकि हम बेसिकली इसकी क्वांटिटी जीरो जाने तक हम रुक नहीं सकते, वी कैन नॉट लिव फॉर इन्फिनाइट टाइम, तो हम डिफाइन करते हैं हाफ लाइफ टाइम, जिसको हाफ टाइम भी बोलते हो। तो हाफ लाइफ टाइम is the time required by the radioactive sample, yeah, radioactive substance to decay to half of its original value. So remember हमारे पास decay law है n0 e raised to minus lambda t, t equal to t half पे जो क्वांटिटी है वो कितना हो गया, हाफ ऑफ द ओरिजिनल। सब्स्टिट्यूट कर दो तो n0 by 2 इक्वल टू n0 e raised to minus lambda t half। तो ये हो गया कैंसल कैंसल। मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, कल हमने ऑलरेडी ये कवर कर लिया था, मुझे अभी कनेक्ट करना है, इसके लिए आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। तो 1 by 2 इक्वल टू 1 upon e raised to lambda t half। तो यू हैव e raised to lambda t half equals to 2, तो you have lambda t half equals to natural log of 2, तो you have t half equals to natural log of 2 by lambda which is 0.693 by lambda। ये था definition of t half, the time taken by the radioactive substance to decay to half of its original value, right। तो यहाँ तक कल हमने कवर किया था, this was the last topic that we have seen in the last session। अब अगला टॉपिक इज मीन लाइफ टाइम। ये जो टॉपिक है ना मीन लाइफ टाइम में थोड़ा तुमको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा तुमको, इसलिए एक एक वर्ड पे अच्छे से ध्यान देना। मीन लाइफ टाइम, सबसे पहले मीन मतलब एवरेज। नाउ द इशू इज, जैसे तुमको मैं अभी बता रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि सारा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एक साथ डीके नहीं होने वाला है, राइट। ऐसा हो सकता है कि मैं जस्ट एक रेडियोएक्टिव सैंपल लाया, वैसे हम रेडियोएक्टिव सैंपल घर में नहीं लाते, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आई हैड जस्ट बॉट रेडियोएक्टिव सैंपल और जैसे लाया कुछ एलिमेंट उसी के उसी टाइम डीके हो गए, मतलब उन एलिमेंट्स का लाइफ टाइम क्या रहा, 0। देन कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, कुछ न्यूक्लियाई ऐसे थे, सेम सैंपल के न्यूक्लियाई ऐसे थे जो मान लो 10 मिनट के बाद डीके हुए, कुछ ऐसे भी है जो 1 घंटे के बाद डीके हुए, कुछ ऐसे भी है जो 10 दिन के बाद डीके हुए, कुछ ऐसे भी होंगे जो 10 साल के बाद डीके होंगे, राइट। तो अब कुछ शॉर्ट लिव्ड थे, कुछ लॉन्ग लिव्ड थे, तो मुझे अगर फाइंड करना है कि ऑन एन एवरेज किसी भी न्यूक्लियाई का कितना लाइफ टाइम है, तो उसको बोलते हो मीन लाइफ। हम लोग क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। क्या करते हैं, एवरेज। ये समझने के लिए ना एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ऑफ कोर्स इट इज नॉट रिलेवेंट हियर, बट जस्ट वन एग्जांपल। अभी घर में जिसके बच्चा होता है ना, वो क्या करते हैं पता है, बच्चों के खिलौने लाते हैं। बच्चों की क्या आदत होती है, लाया खिलौना, दिया मार के गए,
टूट गया। So imagine I bought 3 toys A, B and C and gave it to a kid. उसने पहला खिलौना एक दिन खेला, बोर हो गया, उठा के फेंक दिया, गया, खत्म हो गया। Then he takes up toy B, plays little bit with that toy, 4 दिन के बाद वो भी तोड़ दिया, राइट। फिर तीसरा उठाया C, 10 दिन के बाद वो भी तोड़ दिया। ओके, तो पहला टॉय उसका लाइफ था 1 दिन, दूसरा टॉय उसका था 5 दिन, तीसरा टॉय उसका था 10 दिन, राइट। तो व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ अ टॉय इन दैट हाउस? सम ऑफ ऑल 3 डिवाइडेड बाय, मतलब सम ऑफ द टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टॉयज, मतलब 1 + 5 + 10, 10 को 9 मान लो, एवरेज कर रहा हो तो मैं, चलो तीसरा टॉय 9 दिन के बाद टूटा, मतलब कितना हो गया 15, 15/3, मतलब कितना 5, राइट। यही एनालॉजी अब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए लगाओ। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होंगे जो मैं सैंपल लाया और गए, कुछ ऐसे जो 10 मिनट के बाद गए, कुछ ऐसे जो 10 दिन के बाद गए, कुछ ऐसे कि जो 10 साल तक भी नहीं गए, 10 साल के बाद गए, मतलब, राइट। तो मुझे अगर एवरेज निकालना है कि व्हाट इज द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ दैट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, तो क्या करेंगे? टॉय के केस में क्या किया था? सम ऑफ द टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टॉयज। तो यहाँ पे क्या करोगे? सम ऑफ द टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। देखो डिफाइन कैसे किया है, नोट्स है ना आपके पास, मेरे पास तो नहीं है, आपके पास, जरा रीड करो क्या लिखा है। मीन लाइफ टाइम कैसे डिफाइन किया है? इट इज द रेशियो ऑफ it is a ratio of total lifetime of all the radioactive nuclei to that of total number of radioactive nuclei. So it is defined as, it is basically mean ही है, वो एवरेज ही है, कुछ नई चीज नहीं है। एवरेज ऐसे ही करते हो ना तुम, एवरेज कैसे करते हो? ऐसे ही करते हो एवरेज। अभी तो इतना सारा हम लोगों ने देखा था एवरेज पावर कैसे निकालना। इट इज द सेम प्रोसेस, टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर। So it is defined as the ratio of total lifetime of all पहला टॉय 1 दिन जिया, दूसरा टॉय 4 दिन, तीसरा टॉय 9 दिन, 10 दिन, जो भी, तो तुमने सबको ऐड किया, तो इसलिए इट इज द रेशियो ऑफ टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई to that of number of radioactive nuclei, of course in that given sample। ये हो गया डेफिनेशन, पक्का। तो व्हाट इज मीन लाइफ टाइम? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। बट प्रॉब्लम ये है कि हम टोटल लाइफ टाइम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ग्राफ देखोगे तो समझेगा कि हम लोग टोटल लाइफ टाइम जस्ट अ मिनट, हम लोग टोटल लाइफ टाइम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसे कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कब जाके डीके होने वाले हैं, इन्फिनाइट टाइम के बाद। तो क्या करते हैं हम? ऐसा करते हैं, इसी ग्राफ का यूज करते हैं और थोड़ा सा हमारा मैथमेटिकल नॉलेज अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट मीन लाइफ टाइम। तो व्हाट वी डू इज, अभी क्योंकि ये ग्राफ मुझे पता है ऑलरेडी, तो इसका यूज करेंगे। तो ऐसा मान लो एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, एक टाइम इंस्टेंट था टी, उस टाइम इंस्टेंट टी पे जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लिया है उसका जो क्वांटिटी था वो था n। क्या था? n, पक्का। तो लेट अस अज्यूम, चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, तुम्हारे लिए राइट अप भी बन जाएगा वो, तो राइट इन योर एग्जाम्स, बट यू नीड टू नो दिस। लेट n be the number of nuclei present, of course radioactive nuclei present at time instant t। पक्का। अब अगर मैं टाइम की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, मतलब अगर मैं टाइम लेता हूँ लेट अस से t + dt, तो एक बात बताओ,
टाइम की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाई तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बढ़ेंगे कि कम होंगे? डीके हो रहा है कि ग्रोथ हो रहा है? डीके हो रहा है, तो टाइम आगे बढ़ेगा तो नंबर क्या होगा? कम होगा। डीके हो रहा है ना, अरे डीके हो रहा है, कम हो रहा है, तो टाइम की वैल्यू बढ़ाओगे तो नंबर क्या होगा? और दिख रहा है मुझे, डू नॉट लुक एट माय फेस, लुक एट द ग्राफ। एट टाइम इंस्टेंट टी हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर देयर? एन। एट टाइम टी प्लस डी टी, यू सी, ये नंबर कम हो गया। हाँ, ये नीचे आ गया ना, तो ये पता है क्या हो गया? एन माइनस डी एन। क्या हो गया? एन माइनस डी एन। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि डी टी टाइम में कितने न्यूक्लियाई गए? डी एन। कितने गए? डी एन। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, नहीं तो आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पक्का? सो एट टाइम, एट टाइम डी टी प्लस डी टी, at time t plus dt, the number of nuclei, the number of nuclei is n minus dn. इसका मतलब क्या होता है? which means dn number of nuclei कितने टाइम में ये डीके हुए? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई dn has decayed in how much time? अरे रे रे रे, लॉजिक लगा के बताओ, नहीं तो मैं आगे का नहीं समझा पाऊंगा तुमको। ये रेडियो एक्टिव डीके की बात हो रही है। डीके में टाइम बढ़ेगा तो नंबर कम होगा। टी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एन न्यूक्लियाई थे, टाइम की वजह थोड़ी सी मैंने आगे ली तो नंबर कम हो गया। इसका मतलब डीटी टाइम में कितने न्यूक्लियाई डीके हो गए? डीएन। तो वही तो लिखा मैंने, विच मीन्स डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैज डीकेड इन टाइम डीटी। अब ये समझेगा तो आगे समझ में आएगा। इसका मतलब पता है क्या होता है? देखो इशू ये है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि कौन सा न्यूक्लियाई कितने टाइम जिया। वी कैन नॉट से। लेकिन एक चीज़ तो पक्की हो गई, जब टाइम टी था तो कितने न्यूक्लियाई थे? जब टाइम टी प्लस डी टी तो कितने हैं? एन माइनस डी एन। पक्का? इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये जो डी एन नंबर ऑफ न्यूक्लिया है वो से कम कितने टाइम तक गिनना थे? कितने टाइम तक? टी। तो व्हाट इज द लाइफ, टोटल लाइफ टाइम ऑफ डी एन न्यूक्लिया? व्हाट इज द टोटल लाइफ टाइम ऑफ डी एन न्यूक्लिया? टोटल लाइफ टाइम ऑफ डी एन न्यूक्लिया है टी टाइम पे कितने न्यूक्लियाई थे? एन। टी प्लस डी टी पे कितने हो गए? एन माइनस डी एन। मतलब ये जो डी एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, सारे के सारे न्यूक्लियाई है, कम से कम कितना टाइम जिए? टी। मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो मान लो डी एन इज 10। कितना? 10। तो ये जो 10 न्यूक्लियाई थे कम से कम टी टाइम तक जिंदा थे ना, तो व्हाट इज द टोटल लाइफ ऑफ 10 न्यूक्लियाई? तुम्हारी सबकी एज, एग्जांपल लेता हूँ मैं, एवरेज 17 मान लेता हूँ। सम ऑफ यू आर इवन 17 प्लस, मे बी नियर 18, 17 मान लेता हूँ। मान लेता हूँ तुम लोग यहाँ पे 100 हो, 100। मतलब तुम में से सब कोई कम से कम 17 साल की लाइफ पास कर चुका है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स टुगेदर ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड? 1700। तो मैं वही तो इधर पूछ रहा हूँ कि डीएन न्यूक्लियाई थे, हर एक ने टी टाइम तक लाइफ जी लिया, तो व्हाट इज द टोटल टाइम? तो dn into t, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो दैट इज द मिनिमम टाइम दैट दिस dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वेर अलाइव, राइट? तो ये याद रखना, देयरफॉर टोटल टाइम, टोटल लाइफ टाइम, टोटल लाइफ टाइम ऑफ dn न्यूक्लियाई इज कितना? dn into t। मैं वापस लॉजिक बता रहा हूँ तुमको। लॉजिक ये है कि टी टाइम पे एन न्यूक्लियाई थी, टी प्लस डी टी पे कितने हो गए? एन माइनस डी एन। मतलब ये जो डी एन है ये गए, डी के हो गए, लेकिन कम से कम कितने टाइम तक जिंदा थे वो? टी तक। कम से कम, उसके बाद तो गए ना वो, लेकिन कम से कम कितने टाइम तक सब जिंदा थे? तुम्हारे लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना,
मान लेते हैं कि तुम सब दोस्त हो 100, तुम सबकी जिंदगी 50 साल तक चलती रही अच्छे से, उसमें से एक गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया, ऐसा करते करते तुम सब चले गए। कोई 100 साल की उम्र में गया, कोई 80 में गया, कोई कभी भी गया, लेकिन कम से कम तुम सबने साथ में कितना टाइम काटा? कम से कम 50 into 100, क्योंकि 50 साल तक सब जिंदा थे, उसके बाद एक गया, तो 50 into 100, कम से कम इतना टाइम तुमने साथ में स्पेंड कर लिया, है कि नहीं? तो इसका भी तो वही बता रहा हूँ मैं तुमको कि डीएन, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कम से कम हर एक ने कितना लाइफ निकाला है? टी। तो टोटल टाइम कितना है? डीएन इंटू टी। तो दिस इज अ टोटल टाइम। लेकिन हमको तो मीन लाइफ पूरे सैंपल का निकालना था ना, हाँ कि ना? हमने किसका निकाला? टोटल टाइम किसका निकाला हमने? डीएन का। हमको तो मीन लाइफ किसका चाहिए? पूरे सैंपल का। मीन कैसे निकालते हो? डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। सो देयरफॉर मीन लाइफ जिसको मैं डिनोट करूंगा टाउ से, मीन लाइफ जिसको हम बोलेंगे टाउ, टाउ इज द रेशियो ऑफ टोटल टाइम किसका? पूरे सैंपल का। टोटल टाइम कैसे निकाल सकता हूँ? निकाल ही नहीं सकता। तो मैं पता है क्या करूंगा? डी एन इंटू डी लिखूंगा, और पता है क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट। कहाँ से इंटीग्रेट? ओरिजिनल क्वांटिटी से, जब तक जीरो नहीं होता तब तक। ये हो गया टोटल टाइम ऑफ द सैंपल। लेकिन टोटल टाइम नहीं चाहिए मेरे को, मीन चाहिए। तो मीन के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल इज n0, लेकिन चलो ठीक है, इंटीग्रेशन की भाषा में लिखता हूँ। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? श्योर, गुड। अब व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? अब मुझे बताओ तुमको क्या चाहिए था? मीन लाइफ, राइट? मीन लाइफ। और यहाँ पे जो तुमने लिखा, यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है? नंबर। लेकिन तुमको चाहिए कौन? टाइम। तो तुमको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे पता है? यू नो, डू यू नो, डू यू नो दिस? तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो टाउ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन n0 टू 0। रुको, मैं लिमिट चेंज करूंगा, जरा रुको। बराबर, गुड। ये क्या है? t, डी एन, एन क्या है? n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी अपॉन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? n, और अपर लिमिट लोअर लिमिट करके क्या करोगे इसको? n0, है ना? गुड, पक्का पक्का। ऐसा कि माइनस का साइन, माइनस, माइनस। नहीं समझ में आया तो ऐसा लिखो। श्योर, गुड। मैं मैथमेटिक्स में तुम्हारे हालत बहुत खराब है, जरा ध्यान दो। n0 ये क्या था? इनिशियल क्वांटिटी। और इनिशियल क्वांटिटी क्या था? कांस्टेंट। कांस्टेंट डेरिवेटिव के, और वहां से इंटीग्रेशन के भी बाहर, तो उसको बाहर निकालो। टाउ इक्वल टू n0 आ गया बाहर, आ गया बाहर, यस। इंटीग्रेशन, यहाँ पे कौन बचा? कौन बचा? ये t। और ये कौन बचा? कौन बचा? e रेज टू माइनस लैम्डा टी। गलत। बताता हूँ क्यों गलत। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस लैम्डा टी? हाँ, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस लैम्डा टी? e रेज टू माइनस लैम्डा टी। हाँ, लेकिन साथ में dt लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? dt। ओके, नीचे क्या आएगा? माइनस n0, हाँ कि ना? अभी देखो, तुमने यहाँ पे जैसे ही वेरिएबल चेंज करने की कोशिश की ना इंटीग्रेशन की, तो लिमिट्स भी चेंज होंगे। अब लिमिट्स चेंज करो। n0 ये क्वांटिटी कब था? कब था? n0 ये क्वांटिटी कब था? जीरो टाइम पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जीरो, बराबर। और ये जीरो कब हुआ? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। तो जब तुम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने जाते हो तो यू नो हैव टू आल्सो चेंज लिमिट्स। लिमिट्स भी चेंज करने पड़ेंगे। गुड। ये और ये क्या हो गया? कैंसल। तो टाउ इक्वल्स टू
ये माइनस एन एब्जॉर्ब कर लेते हो, क्या कर लिया, एब्जॉर्ब, तो लिमिट्स क्या हो गए, उल्टे हो गए कि नहीं। अब मेरे को बताओ हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लियाट, लॉगरिथमिक, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्राइक, अलजेब्राइक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में जाता है। तो यू इनटू वी फॉर्म, यू नो हाउ टू डू यू इनटू वी, यस। तो जरा मेरे को बताओ ये सॉल्व करके, ये तुम खुद के लिए करोगे, अभी मैं नहीं कर रहा, तो मैं सिर्फ तुमको बता देता हूँ, ये पूरा सॉल्व करने के बाद 1/λ आता है। और मैंने एक गलती की जो तुमने नहीं बताई, वो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, हाँ। तो ये अभी तुम स्टेप्स चेक करोगे इंटीग्रेशन के, जस्ट गिव मी नोट्स, लेट मी चेक मैंने नोट्स में वो स्टेप डाले हैं कि नहीं। ओके, या ऑलमोस्ट करेक्ट है वो, ऑलमोस्ट करेक्ट है, बट यू विल हैव टू वेरीफाई फॉर योर सेल्फ, तो तुम खुद से वेरीफाई करोगे। मैंने क्या नहीं लिखा है यहाँ पे पता है आपको, यू हैव टू नो, जब डेरिवेटिव ले रहे थे हम लोग इसका, तो ई रेज टू माइनस लैम्डा टी का डेरिवेटिव एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, विच इज माइनस लैम्डा, विच इज माइनस लैम्डा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे तो लिमिट्स को उल्टा मत करना, फिर तो लिमिट्स को इंटरचेंज मत करना। ओके, तो अभी यू हैव टू नो कि यहाँ पे कौन है ऊपर, लैम्डा, और तुमको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/λ², क्या आता है ये, 1/λ² आफ्टर इंटीग्रेटिंग, तो क्या हो गया, 1/λ। गुड, तो तुमको मिल गया ये मीन लाइफ टाइम विच इज रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, है क्या ऐसा इक्वेशन। अभी एक बार और ध्यान दो, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि तुम फटाफट आंसर दोगे, बट आई स्टिल सी यू हैव स्ट्रगल विथ मैथमेटिक्स। हमको डिफाइन करना है मीन लाइफ टाइम। मीन लाइफ टाइम इज द एवरेज टाइम फॉर विच अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई वाज अलाइव। इट इज द एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, क्योंकि कोई न्यूक्लिया जल्दी डीके होता है, कोई बाद में डीके होता है, तो एवरेज की बात कर रहे हैं, जैसे हम इंसानों की भी बात करते हैं ना, एवरेज लाइफ ऑफ अ ह्यूमन इज 65 ईयर्स। कोई कोई तो 30 साल की उम्र में चला जाता है, फिर क्या करेंगे, कोई 100 भी जीता है, और एवरेज 65, ऐसा सब निकालते हैं हम लोग एवरेज। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। कोई रेडियोटिव का है जल्द, कोई रेडियोटिव एलिमेंट जल्दी डीके होगा, कोई देर से डीके होगा, हमको क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज निकालते कैसे है, तो पहले यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल टाइम ऑफ ऑल द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, बराबर। अब वो फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, वो फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज किया पता है, हमने यूज किया ये ग्राफ, विच इज अ ग्राफ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके लॉ। अब इसका यूज कैसे किया वो भी समझ लो। हमने ये बोला कि डेफिनेटली मैं सारे के सारे न्यूक्लियाई का टोटल टाइम नहीं फाइंड कर सकता, वी कैन नॉट फाइंड, तो वी यूज अ सर्टन लॉजिक हियर। हम ऐसा बोलते हैं कि जो टाइम इंस्टेंट टी था, उस टी टाइम इंस्टेंट पे कितने रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अवेलेबल थे, एन। और अगर मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ाता हूँ, मतलब डी टी टाइम इंटरवल देखता हूँ, तो टाइम कितना हो गया, टी प्लस डी टी। इस स्मॉल इंक्रीज इन टाइम में दिस अ स्मॉल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर रिमेनिंग, n माइनस डी एन, विच इज टेलिंग यू कि इस डी टी टाइम में डी एन नंबर डीके हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएन नंबर डीके हुआ वो कम से कम टी टाइम तक जिंदा थे, दे वेयर नॉट लाइक दे वर अलाइव फॉर हाउ मच टाइम, मिनिमम टी। एक टी टाइम तक था तो दो कितना, 2t, तीन 3t, फोर टी, फाइव, पांच न्यूक्लियाई 5t, तो डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का टोटल टाइम कितना हो गया, डी टी डी एन इंटू टी, बराबर। रिमेंबर, तो दिस इज अ टोटल टाइम, टोटल टाइम किसका, ऑफ डीएन न्यूक्लियाई इज डीएन इंटू टी। श्योर श्योर, गुड गुड, 100%। श्योर ना, मुझे डी एन नहीं, मुझे पूरे सैंपल का मीन लाइफ चाहिए,
और उसको डिफाइन करने के लिए हमने बोला इट इज द टोटल टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई। तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन, टोटल इनिशियल नंबर से लेके जब तक क्वांटिटी क्या नहीं होता, जीरो। तो ये ऐसा तुम इसको करोगे इंटीग्रेट। अभी क्लियर है? पहली बार में थोड़ा नहीं समझ में आता, दूसरी बार में अच्छे समझ में आता। इशू ये है कि तुम फाइंड करना चाह रहे हो मीन लाइफ, और यहाँ पे तुमने इंटीग्रेशन का वेरिएबल बना के रखा है नंबर को, तो उसको तुमको टाइम के डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब टाइम के डोमेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो n था वो क्या था, n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे सिर्फ न्यूमरेटर में, इसमें सिर्फ न्यूमरेटर में। तो यू हैव मीन लाइफ इक्वल्स टू, रिमेंबर सिर्फ न्यूमरेटर में n0 to 0 t dn, व्हाट इज n, n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी, और नीचे तो आएगा तुम्हारा n, लिमिट्स फ्रॉम n0 to n, n0 to 0, बराबर, गुड। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, सीधा बाहर लाओ, इसको बाहर लाए, n0 to 0 t e रेज टू माइनस लैम्डा टी का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस लैम्डा टी इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा लैम्डा डी टी, तो लैम्डा बाहर और डी टी इधर, बराबर, माइनस के साथ ऑफ कोर्स। ये मैं माइनस सीधा हटाने वाला था, पर तुमने बोला माइनस, तो माइनस मैं यहाँ लिखने वाला था, ये माइनस हटा देता तो हो जाता है एब्जॉर्ब, तो ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ, तो टाउ इक्वल्स टू क्या बचा, लैम्डा। इंटीग्रेशन क्या आया, अभी जैसे तुमने इंटीग्रेशन का वेरिएबल टाइम लाया ना, तो इधर इंटीग्रेशन का वेरिएबल टाइम लाया, तो लिमिट्स भी टाइम के टर्म्स में चाहिए। n0 क्वांटिटी कब था और जीरो कब हुआ, इन्फिनिटी पे, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी t e रेज टू माइनस लैम्डा टी डी टी। ये जब तुम पूरा सॉल्व करोगे, जो तुम करोगे, अब मैं नहीं करके देने वाला हूँ, यू हैव टू डू इट, तो ये आ जाएगा 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, तो आपका बन जाता है ये 1 बाय, ठीक। अब इसको मैं हाफ लाइफ के टर्म में लिख देता हूँ। यू रिमेंबर हाफ लाइफ का फॉर्मूला, व्हाट वाज हाफ लाइफ का फॉर्मूला, टी हाफ इक्वल्स टू, याद है क्या, नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन क्या, लैम्डा, तो व्हाट इज लैम्डा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन टी हाफ, तो व्हाट इज टाउ, 1 बाय लैम्डा, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो टी हाफ बाय नेचुरल लॉग ऑफ, तो ऐसा भी आ गया वो, डन। तो दिस इज ऑल अबाउट रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी में हमने रेडियोएक्टिव डी के लॉ देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, हाफ लाइफ टाइम और क्या देखा, मीन लाइफ टाइम, बस ये तीन ही कॉन्सेप्ट्स है, डन। अब हम बढ़ेंगे हमारे लास्ट टॉपिक विच इज न्यूक्लियर एनर्जी, और मैंने जानबूझ के इसको ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपरली सेटअप करके रखा है, क्योंकि आई डोंट वांट कि तुम अननेसेसरी टाइम वेस्ट करो। एग्जाम में तुमको इतना सब पता होना सफिशिएंट है, यू विल गेट फुल मार्क्स इफ यू नो दिस मच, तो सफिशिएंट है। तो सबसे पहले we will first define what is nuclear energy। उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियाई अंडरगो अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जब न्यूक्लियाई एक न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे, तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी। इट इज नॉट सेम एज दैट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होता है, वो अलग होता है, वो मैं कंपेयर करके बताऊंगा बाद में। लेकिन जो, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हु इज इन्वॉल्व, एटम्स। एंड यू रिमेंबर, मैं तुमको इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट में बार बार बोल रहा था, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। आई डोंट वांट टू हैव अ नंबर, आई वांट टू नो जस्ट अ रफ वैल्यू। वाज इट नॉट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, किसमें था वो, ईवी में था, 13.6 बाय n स्क्वायर ईवी, बराबर। तो जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हु इज इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स। तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगा वो उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन के पास है, और इलेक्ट्रॉन के पास है कितना, ईवी में। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, उसका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किस में जाता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। किस में आता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमने देखा भी था सबसे ज्यादा किसका होता है, आयन का, 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, हर एक न्यूक्लियॉन, चाहे वो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, उसका एवरेज एनर्जी इट इज इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और इलेक्ट्रॉन्स का कितना है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन है उसका कितना है, मिलियन। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो न्यूक्लियॉन्स के पास जो एनर्जी है वो कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स मिलियन टाइम्स ज़्यादा है, मिलियन टाइम्स, 10⁶ टाइम्स। पक्का, गुड, श्योर, इट्स लाइक ये न्यूक्लियॉन्स करोड़पति अरबपति लोग हैं, तो उनका कैपेसिटी ऑफ खर्चा करने का कैपेसिटी भी अच्छा होता है, दे गुड कैपेसिटी टू स्पेंड। सिमिलरली ना, इफ यू मीट अ मिलियनियर और बिलियनियर, ऑफ कोर्स तुम जितना साल में नहीं कमाते वो दिन में उड़ाते हैं, सिंपल बात है। तो ऐसा ही है, न्यूक्लियस के अंदर जो जो है अमीर लोग हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो जो भी एनर्जी रिड्यूस होगा वो ईवी में होगा, और जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगा। इसका मतलब पता है क्या होता है, फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, मेरे पास 1 ग्राम ऑफ सम सब्सटेंस है, मेरे पास 1 ग्राम ऑफ द सेम सब्सटेंस है, अगर मैं उस 1 ग्राम सब्सटेंस को केमिकल रिएक्शंस करवा रहा हूँ तो एनर्जी रिलीज विल बी जस्ट इन ईवी, और उसी का मैं अगर न्यूक्लियर रिएक्शन करवा रहा हूँ तो एनर्जी रिलीज विल बी इन एनईवी। इसलिए तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के पीछे पड़ गए ना, क्योंकि कम क्वांटिटी में ज़्यादा एनर्जी मिलता है हमको, राइट। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, मतलब एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। अब वो चेंज दो तरीके से हो सकता है, एक अगर न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, जिसको तुम डीके बोलते हो या जिसको तुम स्प्लिटिंग बोलते हो, राइट, तो भी तो बड़ा न्यूक्लियस टूट रहा है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि नहीं, यस। अगर तो छोटे छोटे न्यूक्लियर मर्ज हो जाए तो भी क्या होगा, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हो, न्यूक्लियर रिएक्शन। अब पढ़ो, अब समझेगा। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियर अंडरगो न्यूक्लियर रिएक्शन, दैट इज व्हेन वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस हुआ तो वो टूटता है, उसको बोलते हो फिजन, और दो न्यूक्लियस हुआ तो मर्ज होते हैं, उसको बोलते हो फ्यूजन। So that is when one nucleus or a pair of nuclei due to their interaction undergo a change in their structure resulting in the new nuclei and generating energy in the process. So what is nuclear energy? It is the energy released in a nuclear reaction. What is nuclear reaction? When one nuclei or two nuclei due to their interaction undergo a change in their structure, structure resulting in the न्यू न्यूक्लियाई। क्योंकि जब बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा तो दो नए न्यूक्लियस बनेंगे, जब दो न्यूक्लियस मर्ज होंगे तो एक नया न्यूक्लियस बनेगा, राइट। और इस प्रोसेस में क्या रिलीज हुआ, एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। एकदम प्रिसाइज करके मैंने यहाँ पे रखा है सो दैट एग्जाम के टाइम पे यू डोंट हैव टू बॉदर मच, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर हियर। और जैसे मैंने बताया, एनर्जी जनरेटेड इन द केमिकल रिएक्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर रिएक्शन, बराबर। The amount of energy released in a nuclear reaction is of few million electron volt per reaction. Thus, you can say for the same weight or the same quantity of substance of fuel, the nuclear energy released is about 1,000,000 times more than released through chemical reactions. Right? अब मैंने बताया दो टाइप के रिएक्शन है, एक में जिसमें बड़ा न्यूक्लियस टूट रहा है सो क्या बोलते हो, न्यूक्लियर फिशन, और एक जिसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस मर्ज हो रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। However, we can obtain nuclear energy by two processes. Number one is nuclear fission, in which a heavy nucleus is broken into two nuclei of smaller masses. This is not radioactivity. Radioactivity में बड़ा न्यूक्लियस है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स इमिट होते हैं, बीटा अल्फा। यहाँ पे बड़ा न्यूक्लियस टूट के लगभग दो न्यूक्लियाई बनते हैं तो सेम साइज almost, right? So nuclear fission is in which a heavy nucleus is broken into two nuclei of smaller masses, and nuclear fusion इसमें क्या हो रहा है, in which two light nuclei undergo a nuclear reaction and what, fuse together to form a heavier nucleus. तो न्यूक्लियर फ्यूजन में दो लाइट न्यूक्लियाई दे अंडरगो रिएक्शन एंड फ्यूज टुगेदर, दे कंबाइन टुगेदर। मैं दोनों का एग्जांपल लूंगा एक एक। Both fission and fusion are nuclear reaction, and let us understand how nuclear energy is released in this process.
आपको कल के लेक्चर में एक क्यू वैल्यू नाम की चीज़ बताई थी मैंने, याद है क्या? क्यू फैक्टर, क्यू वैल्यू, इट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द डिफरेंस ऑफ मास बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। बस वही है एनर्जी रिलीज। देखोगे अब एक एक करके। पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर फिशन, द प्रोसेस इन विच heavy nucleus breaks into two lighter fragments, two lighter nuclei with the release of energy is called as nuclear fission. So nuclear fission में a heavy nucleus breaks into two lighter और in this process energy is released, right? याद रखना इसको क्या बोलते हो? न्यूक्लियर फिशन। क्या बोलते हो? फिशन। अब यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है, किसमें? दो में। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? एक। प्रोडक्ट कितने हैं? दो। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास डिफरेंस है, राइट, क्योंकि जितना रिएक्टेंट का मास है उतना प्रोडक्ट का आना चाहिए, आता नहीं। तो ये जो डिफरेंस इन मास है, इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो द डिफरेंस इन द मास ऑफ द पैरेंट न्यूक्लियाई एंड दैट ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई टेकन टुगेदर विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए आपको फ्यूजन के, तीनों यूरेनियम 235 के ही है, 236 के ही है। और बाय द वे याद रखना, अभी ये आपका अगले टॉपिक के लिए वापस से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। यूरेनियम के अलग अलग आइसोटोप्स है ना, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 235, 236। इसमें से जो आज की तारीख में अवेलेबल है वो है 235, क्योंकि 236 यूरेनियम इज अ शॉर्ट लिव्ड, वो नहीं है। लेकिन अगर तुम देखोगे रिएक्शंस में ज़्यादा अनस्टेबल 236 है, तो तुमको अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो तुमको, और बाय द वे अनस्टेबल मतलब हाफ लाइफ इसका कम है, मतलब फटाफट डीके होता है। और मैंने तुमको कल ये भी बताया था, जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर फटाफट डीके हो वही तो हमको एनर्जी फास्ट देगा ना। अगर कोई न्यूक्लियर का हाफ लाइफ टाइम 10,000 साल का हो तो क्या मैं 10,000 साल वेट करूँगा क्या एनर्जी के लिए? नहीं करूँगा ना। तो हमको फास्ट डीके होने वाले चाहिए। तो जरा भी देख लेना, यूरेनियम 236 92, 236 is mass number, 92 is atomic number. It basically decays into two elements, iodine and YTTRIUM, yttrium, whichever ब्रिटिश इंग्लिश या फिर अमेरिकन इंग्लिश जो भी तुम यूज़ करो, तो yttrium है ये, राइट। तो 9739 इन दो न्यूक्लियस में स्प्लिट हो गया। तो यूरेनियम 236 92 इट्स बेसिकली स्प्लिटेड अप इनटू, फ्यूजन होने के बाद दो टुकड़े हो गए उसके। मैंने बोला था तुमको कल मैंने एग्जांपल दिया था कि इमेजिन 230 मास नंबर का एक न्यूक्लियस है, तो लगभग 100 130 ऐसे दो टुकड़े होते हैं। तो लगभग 100 130 लगभग ऐसे दो टुकड़े होते हैं, राइट राइट। ये कितना है? 53। ये कितना है? 39। तो ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। तो 53 और 39 का एडिशन करो तो कितना होता है? कितना होता है? 92। हो गया 92? यस। लेकिन वेट, व्हाट इज 137 प्लस 97? व्हाट इज 137 प्लस 7? 144 है ना। बराबर तो बोल रहा हूँ। 144 और 90 कितना? 234। यहाँ पे कितना है? 236। एटॉमिक नंबर तो तुम्हारा बैलेंस हो गया, मास नंबर बैलेंस नहीं हो रहा। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर बैलेंस हो गया ना? हो गया ना बैलेंस? पक्का। तो यहाँ पे ना बीटा एमिशन होने वाला है ना अल्फा पार्टिकल डीके होने वाला है, क्योंकि अगर बीटा और अल्फा डीके करवाओगे तो वहाँ पे एटॉमिक नंबर चेंज होता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो गया? कॉन्जर्व। लेकिन क्या कॉन्जर्व नहीं हुआ? मास नंबर। कितने से नहीं हुआ? 2 से, मतलब 2 न्यूट्रॉन बाहर गए इस प्रोसेस में। इस फिजन रिएक्शन में क्या रिलीज हुआ? 2 न्यूट्रॉन्स। और ये याद रखना, आप ये याद रखना। तो यूरेनियम 236 का जब फिजन होता है इनटू आयोडीन एंड इथेरियम, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर रिलीज?
हाउ मेनी 2। अब यही दो न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन में काम में आएंगे आगे। केमिकल रिएक्शन से कंपेयर करोगे तो दे विल वर्क लाइक एज एन कैटलिस्ट, राइट। व्हाट इज कैटलिस्ट? समथिंग विच बेसिकली स्पीड्स अप द रिएक्शन। ओके, गुड। अब यूरेनियम 236 का और एक तरीके से भी फ्यूजन हो सकता है। इट कैन बेसिकली स्प्लिट अप इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन। Again you see, add this out, it is 234. Add this is 92. Again atomic number is balanced but mass number 2 से missing है। तो again how many neutrons? 2 neutrons are released. यूरेनियम 236 92 का और एक तरीके से भी हो सकता है, एंटीमनी एंड नायोबियम। Sb is antimony, and this is niobium. Again you see, add these two out, atomic number is balanced but mass number is missing by 4, this time by 4। तो कितने न्यूट्रॉन्स इमिट हुए? राइट। तो सेम न्यूक्लियाई कैन बेसिकली डीके इनटू, डीके मतलब बेसिकली इट कैन अंडरगो फ्यूजन रिएक्शन बाय मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो फ्यूजन में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियाई है, उसका क्या होता है, टुकड़े होते हैं, और इस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, एनर्जी। उसको क्या बोलते हो, एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। पक्का। और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज? इट इज द इक्विवेलेंट टू डिफरेंस इन द मास ऑफ द रिएक्टेंट विच इज अ सिंगल न्यूक्लियाई एंड द प्रोडक्ट। दूसरा है फ्यूजन रिएक्शन, द प्रोसेस वेयरिन। अच्छा, मैंने तुमको फ्यूजन का एग्जाम्पल दिया, 3 दिए, फ्यूजन का नहीं दिया, क्योंकि फ्यूजन के लिए हम देखेंगे उधर थोड़े से बड़े रिएक्शन है, अभी देखेंगे। रिमेंबर, यहाँ पे फ्यूजन में द प्रोसेस वेयरिन 2 न्यूक्लियर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियाई accompanied by। तो जब 2 न्यूक्लियस मर्ज हो रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड क्या है, जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसका मास क्या होना चाहिए, इक्वल टू द सम ऑफ दीज 2। नहीं होता। तो जो नया प्रोडक्ट बनता है उसका मास कम होता है, और इन दोनों का जो सम करोगे तो मास ज़्यादा होता है। तो जो डिफरेंस इन मास है इट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो द प्रोसेस वेयरिन 2 न्यूक्लियर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियाई accompanied by the release of nuclear energy is called as nuclear fusion. The mass of the product nucleus is lower than the total mass of the reactants, and energy of the order of MeV will be released in the process। पक्का। अब फ्यूजन का मैंने जानबूझ के यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया क्योंकि अभी आएगा। तो यहाँ पे ये 2 रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता है जो हमारा स्टार, कौन है हमारा स्टार, सन, उसमें ये रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल द स्टार्स उसमें होते हैं फ्यूजन रिएक्शन। लॉजिकली सोचो भी, यू हैव टू थिंक ऑफ कोर्स विच इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन दिस यूनिवर्स। मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन। वाई? बिकॉज दैट इज द मोस्ट बेसिक एलिमेंट विच कैन बी फॉर्म्ड। अर्ली यूनिवर्स में कोई एटम नहीं थे, अर्ली यूनिवर्स में सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे वर मूविंग सो रैपिडली क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था, थर्मल एनर्जी बहुत हाई था, 3/2 kBT। थर्मल एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर हाई, थर्मल एनर्जी हाई, स्पीड भी हाई। तो जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से क्रॉस करेंगे, it is just like they are not interacting with each other. They do not interact. Even though one is proton positively charged, other is electron which is negatively charged, there is no interaction between them. ऐसा ही होता है, हमको जब घाई हो ना तो हम घाई में भागते रहते हैं, आजू बाजू से दोस्त जा रहा है, ध्यान नहीं होता, ना वो तुमसे बात करेगा ना तुम उससे बात करोगे, नो इंटरेक्शन। फिर हमारा काम निपट गया, बोले अरे चलो अभी आराम से जाते हैं, आराम से चलते, अरे कैसा है, फिर स्टार्ट इंटरेक्टिंग। ऐसा होता है ना, जब तुम स्लो जा रहे हो वो भी स्लो आ रहा है, दोनों में टाइम है, बच्चे से रुक के बातचीत होती है, इधर भी वही है। When universe started expanding, expansion वॉल्यूम बढ़ेगा एट द कॉस्ट ऑफ टेम्परेचर, कूलिंग डाउन होता है, थर्मोडायनामिक्स आ गया यहाँ पे।
तो जब कूलिंग डाउन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन तो पिक्चर में आए नहीं अभी तक, आएंगे बाद में। तो उस टाइम पे क्या होता है पता है, कूलिंग डाउन जब होता है टेम्परेचर कम होता है, मतलब थर्मल एनर्जी कम होता है, मतलब स्पीड कम होता है। तो स्पीड कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब एक दूसरे के पास से क्रॉस हो रहे थे तो दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। फर्स्ट एटम इज फॉर्म, वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन, विच इज दैट एटम, हाइड्रोजन। तो फंडामेंटल लेवल पे बन ही सिर्फ हाइड्रोजन सकता था, उसके बाद जो हेवी एलिमेंट है वो सब बने स्टार के अंदर। वही तो देखना है, फ्यूजन। फ्यूजन इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन अ स्टार। So the fusion of hydrogen nuclei into helium nuclei results in the release of energy. It is a basic fundamental exothermic reaction in star. इसमें दो टाइप से, दो अलग अलग प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन मर्ज होकर क्या बनता है, हीलियम। दो अलग अलग प्रोसेस, एक को बोलते हो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, एक को बोलते हो कार्बन साइकिल। और देखो आप लोग ना सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड सोचना छोड़ दो, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ साइंस। तुमको समझ में नहीं आएगा कि दो साइकिल क्यों है। अब जब अर्ली स्टेज में जब स्टार बनना चालू हुआ, अब स्टार कैसे बना, पहले सब क्या था, हाइड्रोजन। सब हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हर जगह पे हाइड्रोजन। अब किसी एक जगह पे, और यहाँ पे जब हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, इट्स नॉट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन, बड़े बड़े हाइड्रोजन के क्लाउड्स। कितने बड़े, हमारे सोलर सिस्टम से बहुत बड़े, बहुत बड़े सोलर सिस्टम से। हमारा सोलर सिस्टम चिद्दी है, उसके सामने छोटा सा बच्चा है। बिग बिग क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन। किसी एक पर्टिकुलर जगह पे थोड़ा सा भी डेंसिटी फ्लक्चुएशन हुआ, डेंसिटी बढ़ना मतलब पता है क्या होना, ग्रेविटी आना। ग्रेविटी आने से पता है क्या होता है, ग्रेविटी इज विच फोर्स, अट्रैक्टिव। एक जगह पे थोड़ा डेंसिटी बढ़ा, वहां पे ग्रेविटी आया, धड़ाम, सारा का सारा हाइड्रोजन उस पॉइंट की तरफ कोलैप्स हो रहा है। हाइड्रोजन कोलैप्स हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास में आ रहा है। तो पहले तो कार्बन था ही नहीं ना, तो वो साइकिल होगा कहाँ से, पहले तो यही हुआ, प्रोटॉन प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस हाइड्रोजन में प्रोटॉन है, दूसरे में भी क्या है, प्रोटॉन है। और हम वैसे भी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम एटॉमिक रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे, केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, एक, दूसरे में कितने प्रोटॉन, एक। तो साइकिल क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन। तो जब दो प्रोटॉन फ्यूज हो गए तो क्या बना पता है, प्रोशियम प्रोशियम मिलकर क्या बना, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन मिलकर बना ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस, राइट, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस, राइट। इस प्रोसेस में पता है क्या बना साथ में, पॉजिट्रॉन। क्या बना, पॉजिट्रॉन। ये H21 मतलब 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 ड्यूटेरियम है, प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन एक है इसके अंदर। पक्का। और क्या रिलीज हुआ, पॉजिट्रॉन। मैंने तुमको कल असाइनमेंट दिया था, मैंने बोला था कि पॉजिट्रॉन जब प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रॉन जब प्रोड्यूस होता है तो क्या एमिट होता है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। तो अभी याद रख लो, तुमने नहीं किया मुझे पता है, तुम्हारे फेस से समझ में आ रहा है, तुमको याद ही नहीं था मैंने ऐसा कुछ बोला। तो जब पॉजिट्रॉन रिलीज होता है ना, पॉजिट्रॉन बीटा डीके, बीटा प्लस डीके, तो उस केस में न्यूट्रिनो रिलीज होता है। क्या होता है, और जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके साथ कौन जाता है, एंटी न्यूट्रिनो, राइट, करेक्ट। और ये न्यूट्रिनो रिलीज हुआ, ये हम लोगों को बहुत हेल्प करता है ये न्यूट्रिनोस। और रिमेंबर, ये जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ बना तब के न्यूट्रिनो है, आज तक घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। और इसी को डिटेक्ट करके हम बताते हैं कि बिलियंस ऑफ ईयर पहले क्या हुआ था, बाय डिटेक्टिंग दिस न्यूट्रिनोस। तो ये न्यूट्रिनो रिलीज हुआ क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन फ्यूज हुआ, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस बना पॉजिट्रॉन के इमिशन के साथ, और साथ में कौन आया, न्यूट्रिनो, राइट। और रिमेंबर ये कोलैप्स चल ही रहा है, तो कोलैप्स जब हो रहा है तो जब पहले दो प्रोटॉन साथ में आए तो कौन बन गया, ड्यूटेरियम। अब अगला प्रोटॉन भी साथ में आ गया, तो प्रोटॉन प्रोटॉन और ड्यूटेरियम फ्यूज हुए, पहली बार बना हीलियम न्यूक्लियस। और जब हीलियम न्यूक्लियस बना बाय द फ्यूजन ऑफ व्हाट, प्रोटॉन एंड ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस, तो पता है क्या रिलीज हुआ, गामा रेडिएशन। बीटा डीके फिर गामा डीके, बीटा प्लस एंड देन गामा।
अब ये जो हीलियम हीलियम के दो न्यूक्लियस थे 3 3 वाले, ये फ्यूज हो गए, तो ये फ्यूज होके क्या बन गए? स्टेबल हीलियम, हीलियम 4, क्योंकि हीलियम 3 इज अनस्टेबल। वाई अनस्टेबल? बिकॉज लाइटर एलिमेंट्स के लिए, जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिनका न्यूक्लियर छोटा होता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम होंगे तो वो स्टेबल होते हैं, नहीं तो वो अनस्टेबल होते हैं। तो एनीवेज ये दोनों फ्यूज हुए और क्या बना? हीलियम 4 2। अब बैलेंस करके देखो, इधर मास नंबर कितना है? 3, इधर कितना है? 3, टोटल कितना होना चाहिए? 6। यहाँ पे कितना गया? 4, बराबर। तो एक और एक, मतलब टोटल कितना हो गया? 6। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? 2। ये कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 2। तो ये क्या होना चाहिए? एक और एक। मतलब तुम देखो, शुरुआत प्रोटॉन प्रोटॉन से हुई, एंड भी प्रोटॉन प्रोटॉन पे हुआ। तो पहले सारे प्रोटॉन प्रोटॉन थे, तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में, रिमेंबर, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इज सच ए साइकिल जिसमें रिएक्टेंट भी प्रोटॉन प्रोटॉन है और प्रोडक्ट में साइड प्रोडक्ट भी प्रोटॉन प्रोटॉन है, बाय प्रोडक्ट। तो प्रोटॉन प्रोटॉन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस अलॉन्ग विद द इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। देन यू हैव अ ड्यूटेरियम व्हिच इज फ्यूजिंग विद प्रोटॉन, यू आर गेटिंग हीलियम 3। then helium 3 is fusing with each other, you are getting helium 4 along with 2 protons again, one h1 one nh1। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 24.7 MeV अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये बेसिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अब विद टाइम ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई प्रोटॉन प्रोटॉन बन के क्या बन गए? हीलियम, राइट। अब हीलियम हीलियम ये फ्यूज होके बड़े बड़े एलिमेंट्स बनते जा रहे हैं। इसके लिए वो अंदर ऑफिस में एक बैनर है, उस पर कुछ लिखा है, जाते हो पढ़ लेना। मैंने ऐसा कुछ लिखा है वहाँ पे कि तुम्हारे बॉडी का हर एक एलिमेंट, कैल्शियम हो या आयन हो या कुछ भी हो, वो स्टार के अंदर बना हुआ था। तो बेसिकली यू आर नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ द स्टार। गुड। देन ये आ जाएगा, हीलियम हीलियम फ्यूज होके बड़ा एलिमेंट बना, फिर बड़े एलिमेंट फ्यूज होके और बड़ा एलिमेंट बना। फाइनली एक स्टेज ऐसा आया स्टार के अंदर जब हमारे पास कार्बन अवेलेबल है। और हम लोग वैसे भी कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स है, वी ह्यूमंस आर, एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कार्बन बेस्ड। तो ये बन गया कार्बन C12। अब हमारे पास C12 और प्रोटॉन है, इसको कार्बन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक दिन दैट ना, स्टार्ट कहाँ से हुआ? कार्बन, एंड भी बताए कहाँ हो रहा है? कार्बन। राइट, तो ध्यान देना थोड़ा सा। तो कार्बन 12 और प्रोटॉन का हुआ फ्यूजन, क्या बन गया? नाइट्रोजन 13 7। लेकिन ये नाइट्रोजन 13 7 ना, ये अनस्टेबल है। नाइट्रोजन 14 स्टेबल, 13 7 ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल है तो डीके होगा, तो ये डीके हुआ। डीके कैसे हुआ? इसने एक क्या इमिट कर दिया? पॉजिट्रॉन। तो ये 7 का क्या हो गया? 6। प्रोटॉन नंबर चेंज हुआ तो नाइट्रोजन क्या बन गया? कार्बन, क्योंकि प्रोटॉन नंबर चेंज हुआ तो एलिमेंट क्या होता है? चेंज। तो ये क्या बन गया? कार्बन 13। क्या इमिट हुआ? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के साथ कौन आता है? न्यूट्रिनो, बराबर। अब ये जो कार्बन 13 है, इसके साथ वापस से किसका फ्यूजन हो गया? प्रोटॉन का, हाइड्रोजन का, राइट। तो 13 + 1 कितना हो गया? 14। तो 14 7 प्लस गामा रेडिएशन, प्लस गामा रेडिएशन। अब ये है तो स्टेबल, ये तो खुद से डीके होने वाला है नहीं, लेकिन वहाँ पे इतनी गर्दी है, तुम भी जब जाते हो किसी क्राउडेड जगह पे, तुम भले कितना ही बच बच के जाओ, कोई ना कोई आके तुमको ठोक ही देगा। कोई बेचारा जा रहा था, ये आया, स्टिमुलेट कर दिया, कोलाइड हो गया, बम्बार्ड हो गया। तो 14 + 1 15, राइट। पहली बार बना ऑक्सीजन जो तुम ब्रीथ करते हो, और हम बोलते हैं वाह हम जिंदा है। तो ये जो तुमको जिंदा रखता है ऑक्सीजन, वो पहली बार स्टार में ही बना था ऑक्सीजन। साथ में क्या रिलीज हुआ? गामा। लेकिन ऑक्सीजन 16 स्टेबल है, ये तो अनस्टेबल है। अनस्टेबल अपने आप क्या होगा? डीके, डीके। तो ये ऑक्सीजन एक पॉजिट्रॉन वापस से इमिट कर दिया, तो क्या हो गया? न्यूट्रिनो के साथ। तो क्या बन गया? ये नाइट्रोजन 15 7। नाइट्रोजन 15 7 जैसे ही बना आके वापस एक प्रोटॉन ने इसके साथ कोलिजन कर दिया। तो 15 और 1 16 टोटल 16, यहाँ पे टोटल 8। तो 16 में से 12 कार्बन के पास गए और 4 हीलियम न्यूक्लियाई। तो क्या बन गया? कार्बन 12 एंड हीलियम 4। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा
कार्बन साइकिल खत्म। लेकिन इंटरेस्टिंगली प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में कितना रिलीज हुआ था? 24.7 MeV। यहाँ पे भी कितना हुआ? 24.7 MeV, राइट। तो कार्बन कार्बन साइकिल में यू स्टार्ट विथ कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि तुमको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। क्या बना? नाइट्रोजन। लेकिन ये अनस्टेबल है, ये डिके हुआ किसमें? कार्बन 13 में, बाय इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। कार्बन 13 का वापस से क्या हुआ? फ्यूजन। क्या बन गया? 14 7। फिर क्या हुआ? फ्यूजन। तो याद कैसे रखते पता है? फ्यूजन डीके फ्यूजन, फ्यूजन डीके फ्यूजन, ऐसा याद रहता है। फ्यूजन डीके फ्यूजन, फ्यूजन डीके फ्यूजन, है ना। तो बस याद गाने जैसा बना लेना ना इसको, है ना। फ्यूजन एफ, कार्बन 12 से स्टार्ट हो रहा है, वो तो याद रहेगा ही। फ्यूजन डीके फ्यूजन, फ्यूजन डीके फ्यूजन, एफ डी एफ एफ डी एफ, एफ डी एफ एफ डी एफ। कार्बन 12 और एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 13। अनस्टेबल डीके, डीके किसमें? डीके कार्बन 13, कार्बन 13 हाइड्रोजन एक साथ में, क्या बन गया? नाइट्रोजन 14, राइट। नाइट्रोजन 14 स्टेबल, बट वेट, दूसरा आया कौन? हाइड्रोजन, बम्बार्ड हो गया। तो क्या हो गया? 14 एंड 1 15 ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन 15 अनस्टेबल, डीके डीके। उसके बाद क्या बना उससे? तुम्हारा नाइट्रोजन स्टेबल, लेकिन साथ में कौन फ्यूज हुआ? हाइड्रोजन। तो टोटल कितना हो गया? मास नंबर 16, उसमें से 12 कार्बन के पास गया, बचा कितना? 4। 4 मास नंबर कौन होता है? हीलियम। पक्का पक्का। तो ये दो बेसिक साइकिल्स है इसके फ्यूजन रिएक्शन के। कहाँ पे? स्टार में। गुड। देन व्हाट शुड आई से, इट्स सो इंटरेस्टिंग। ये जो गैमा फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं ना, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड इनसाइड द कोर ऑफ अ स्टार। तुमको पता है इतना क्राउडेड है स्टार के अंदर, जो ये गैमा फोटॉन रिलीज हुआ, उसको स्टार के अंदर से सरफेस तक आने के लिए 50,000 ईयर्स लगते हैं। सो क्राउडेड, बाहर जा ही नहीं पाता वो। इट्स सो डेंस इनसाइड, 50,000 साल। गुड। तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ एक तुमको कंपैरिजन के लिए आई हैव गिवन यू न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन का कंपैरिजन। So nuclear fusion is a reaction in which a heavy nuclei of an atom such as uranium splits into 2 or more fragments of comparable size. और फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में in nuclear fusion lighter atomic nuclei of low atomic number they fuse to form a heavy nuclei. Then nuclear fusion occurs either spontaneously, fission या तो spontaneous है या तुम ट्रिगर भी कर सकते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन ऑन द न्यूक्लियस। वो सीखोगे तुम अभी 5 मिनट में, राइट। और ये जो फ्यूजन रिएक्शन होता है इट इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, अबव 10⁻⁷। यही तो रीजन है कि वो स्टार के कोर में ही होता है, स्टार के अंदर, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर वेरी वेरी हाई। बराबर। गुड। देन ठीक है, ये जो फ्यूजन रिएक्शन है, कंट्रोल्ड इंड्यूस फिशन चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग फिजन, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा रिएक्शन होता है? फिजन। इसके लिए तुमको सब्सटेंस होना चाहिए यूरेनियम। अब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, अभी अभी पिछले 12-15 साल में हुए डेवलपमेंट्स, हमारे पास ज़्यादा ना टेक्नोलॉजी था ना हमारे पास रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल तो हमारी गलती नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो जहाँ नेचुरली है वहीं है। तो हम लोग रॉ मटेरियल ले रहे हैं आई थिंक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और टेक्नोलॉजी ले रहे हैं आई थिंक फ्रॉम फ्रांस रिएक्टर्स का। तो इसको हम लोग कंट्रोल्ड वे में यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन द इंटर ऑफ स्टार्स आर सोर्स ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो। एंड द मीन्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ हायर एलिमेंट्स। तो जो हायर एलिमेंट बने ना, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ये सब के सब फ्यूजन से बने। लास्ट स्लाइड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इंटरेस्टिंग है बेसिकली। आई डोंट नो अभी ये पूरा का पूरा आएगा कि नहीं आएगा। एनीवेज, तो मैंने इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डाल दिया यहाँ पे। व्हाट इज द चेन रिएक्शन एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड। तो पहली बात तो चेन रिएक्शन होता क्या है। चेन रिएक्शन में
चेन, नाम में ये चेन रिएक्शन में एक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट, नॉट द प्रोडक्ट बट द बाय प्रोडक्ट, वो बाय प्रोडक्ट वापस रिएक्शन को ट्रिगर कर देता है। आई डोंट नो इफ यू हर्ड शेरनोबिल, नाम सुना? शेरनोबिल नाउ इट इज इन यूक्रेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन वो सोवियत रशिया में था। आई डोंट रिमेम्बर नाउ। शेरनोबिल, तो वो जो शेरनोबिल में न्यूक्लियर गड़बड़ हो गया था, वहाँ पे जो चेन रिएक्शन है ना, इट वेंट अनकंट्रोल्ड, ब्लास्ट हुआ। आज तक आफ्टर सो मेनी ईयर्स, 25-30 साल हुए होंगे, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर एग्जैक्टली, आज भी वहाँ के एटमॉस्फेयर में यू हैव ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तो वहाँ जाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यू कैन नॉट गो। एंड इफ यू गो विदाउट मास्क, इफ यू गो नॉट लाइक द कपड़ा बांध के चले गए, you and your upcoming generation will have defects। तो आपके आने वाले पीढ़ी के पीढ़ी, they will have some kind of defects। तो एनीवेज, तो अब ये चेन रिएक्शन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। चेन रिएक्शन, a chain reaction is a self multiplying process। तो इट इज अ सेल्फ मल्टीप्लाइंग प्रोसेस। एक बार ट्रिगर कर दिया, अपने आप वो प्रोसेस चलता रहने वाला है। अब इन विच एक रिएक्शन से जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ वो अगले रिएक्शन को ट्रिगर कर देता है। इन विच न्यूट्रॉन्स इजेक्टेड इन अ न्यूक्लियर फिजन, फिजन हुआ, राइट, इट स्ट्राइक्स द नेबरिंग न्यूक्लियाई ऑफ फिजनेबल मटेरियल। तो एक रिएक्शन में, एक फिजन रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन इमिट हुआ है, जो उसके सराउंडिंग में फिजनेबल मटेरियल है, उसके साथ वो रिएक्ट करता है, उसको जाके बम्बार्ड करता है एंड कॉज मोर फिजन्स, right? So what is a chain reaction? It is a self-multiplying process in which neutrons ejected in a nuclear fission, एक फिजन में जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है वो जो सराउंडिंग में फिजनेबल मटेरियल है, फिजनेबल मतलब कैपेबिलिटी ऑफ अंडरगोइंग फिजन, लेकिन अपने आप फिजन होगा क्या? नहीं होगा, जब तक न्यूट्रॉन आके वहाँ पे उसको बम्बार्ड नहीं करेगा तब तक, लेकिन वो फिजनेबल है, इट कैन अंडरगो फिजन। तो न्यूट्रॉन एक फिजन में प्रोड्यूस हुआ, वो न्यूट्रॉन बाजू में जो एटम्स है वहाँ पे जाके बम्बार्ड हो गया और उसने बाकी फिजन्स कर दी। तो इट इज अ सेल्फ मल्टीप्लाइंग प्रोसेस, राइट। एंड एज आई टोल्ड यू, यूरेनियम 235 और 236 में से विच इज मोर अनस्टेबल? 236। और मैंने बोला तुमको हमारे पास है कौन? 235। तो अभी देखो, थोड़ा सा अच्छे देखो, थोड़ा सा ही, बहुत अच्छे से देखो। हमारे पास था यूरेनियम 235, बराबर। इसको हमने जानबूझ के थर्मल न्यूट्रॉन मारा। थर्मल न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन जिसका एनर्जी हमने टेम्परेचर के हेल्प से बढ़ाया, थर्मल न्यूट्रॉन, राइट। तो इधर जैसे न्यूट्रॉन आया, ये यूरेनियम 235 ने उस न्यूट्रॉन को पकड़ लिया। पकड़ने को बोलते हो कैप्चर। और किसको पकड़ा? न्यूट्रॉन को। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रॉन कैप्चर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रॉन कैप्चर। तो न्यूट्रॉन कैप्चर हुआ। जो 235-92 यूरेनियम था वो क्या बन गया? 236-92 बाय कैप्चर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन मैंने अभी बताया तुमको, ये जो यूरेनियम 236 है ना, अनस्टेबल है, और जब भी इसका फ्यूजन होगा तो वो न्यूट्रॉन्स इमिट कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात देखो, उसने कितने न्यूट्रॉन कैप्चर किए थे? एक। और जब उसका रिएक्शन हुआ, मतलब फ्यूजन हुआ, तो कितने, कम से कम कितने रिलीज करेगा? एवरेज इज 2.7। बोलेगे एवरेज कैसे 2.7 निकाल दिया ना? 2 + 2 4 + 4 8/3। क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस होता है, हमको नहीं पता कौन सा होने वाला है, कोई तो एक होगा। तो एवरेज कितना न्यूट्रॉन होगा एक रिएक्शन में? 2.7 एवरेज। तो आया एक था, कैप्चर हुआ, और एवरेज 2.7 रिलीज हो रहा है। तो ये 236 जो है यूरेनियम, ये जब फिजन होगा तो अलग अलग तरह से फिजन होगा। मैंने तो वहाँ पे 3 ही एग्जाम्पल दिए थे आपको, आयोडीन, यूट्रियम, उसके बाद एंटीमनी एंड नायोबियम, और एक, लेकिन जरूरी नहीं कि वही होगा, ये और एक होता है ना, जेनॉन। जेनॉन अलॉन्ग विद एसआर। व्हाट इज एसआर? स्ट्रोंशियम। अब इस केस में तो 1 2 3
तीन न्यूट्रॉन इमिट हो गए, बराबर। अब क्या है कि ये जो न्यूट्रॉन्स इमिट हुए दे आर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स वापस से फिजन को ट्रिगर करे, ये थोड़ा चांसेस कम होता है बिकॉज दे आर फास्ट मूविंग। मैंने अभी बोला कि फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ना ये थोड़े ऐसे होते हैं क्योंकि फास्ट मूविंग है। यूरेनियम 235 बैठा था, ये न्यूट्रॉन फास्ट था, तो यूरेनियम 235 कैप्चर कर ही नहीं पाया उसको। तो अगर यूरेनियम 235 को 236 में कन्वर्ट करना है तो व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन, न्यूट्रॉन कैप्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और न्यूट्रॉन अगर फास्ट जा रहा है तो कैप्चर हो पाएगा क्या? नहीं। तो हमको उसका स्पीड क्या करना पड़ेगा? कम। तो ये मॉडरेटर लगा देते हैं हम लोग। अभी मॉडरेटर तुमको यहाँ ब्लॉक दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि मॉडरेटर से ब्लॉक। मॉडरेटर कैन बी एनी प्रोसेस थ्रू विच यू कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। अगर तुम न्यूट्रॉन की स्पीड कम कर रहे हो, तो ये जो न्यूट्रॉन का स्पीड कम हुआ तो वापस से कौन कैप्चर करेगा? यूरेनियम 235, और वो क्या बन जाएगा? यूरेनियम 236, राइट। फिर से क्या होगा? 3 न्यूट्रॉन इमिट होंगे अगर वो जेनॉन और स्ट्रॉन्शियम में स्प्लिट हो रहा है तो। फिर वापस से इनमें से फास्ट न्यूट्रॉन है, इसमें से हम लोग वापस क्या करेंगे? मॉडरेटर लगाएंगे। मॉडरेटर क्या करेगा? न्यूट्रॉन का स्पीड कम करेगा। फिर वो वापस से न्यूट्रॉन 235 यूरेनियम क्या करेगा? कैप्चर करेगा। और फिर क्या होगा? फ्यूजन होगा। और अगर मॉडरेशन प्रोसेस तुम्हारा ज़्यादा हो गया ना, इट गोज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्योंकि ज़्यादा मॉडरेशन कर दिया तुमने, बहुत सारे फास्ट न्यूट्रॉन्स को तुमने स्लो कर दिया, बहुत सारे यूरेनियम 235 बैठे ही है, इसको स्लो होने तो पकड़ता हूँ उसको मैं। If that happens, the reaction goes uncontrolled and at a certain stage तुम्हारे हाथ से बाहर की हो गई बात। तुमने जो भी मशीन्स बनाए हैं कुछ कंट्रोल नहीं होगा, गया। यही हुआ शेरनोबिल में, मोर और लेस। तो अगर तुमने कुछ ज़्यादा मॉडरेशन कर दिया, गए। गुड। So this is the end of theory part of this chapter.